हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी के लिए आप लोग रेडी हो गए होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैथ जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, तो उन सब चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस किया। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमें कहाँ तक तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज का यानी आप मान के चलिए किसी भी चीज की स्टार्टिंग करनी हो यानी आगाज करना हो, तो उसके बारे में जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होती है कि इसमें हमें करना क्या क्या है, क्योंकि हर एक चीज का एक कहते नहीं नियम होता है यानी रूल्स होते हैं, तो उन सब चीजों को आप लोगों को पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है ना? तो वो क्लास भी देख लीजिएगा। और आज स्टार्ट करते हैं जो आपका फर्स्ट लेसन हो जाता है संख्या, यानी संख्या तथा संख्या का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। इसका ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाता है, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट में संख्या को समझेंगे, उसके बाद संख्यांक का बोध, इसको समझेंगे यानी संख्यांक किसे कहते हैं, उसके बाद अंकों का ज्ञान यानी स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना? और चीजें उतनी ही बताएंगे जितनी आपके माइंड में सेट हो जाएं। ये नहीं है कि एक्स्ट्रा चीजें बता दी जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो चीजें नहीं बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास में ये चीज बताएंगे कि जैसे आज हमने संख्या पे डिस्कस किया, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, आज पहला क्लास है, तो इसलिए संख्या पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो चलते हैं, आज की सीरीज का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपका पॉइंट हो जाता है संख्या, यानी संख्या होती क्या है। अब आपके माइंड में होगा कि संख्या क्या होती है। तो संख्या देखिए, कितनी संख्या है का बोध कराना, यानी क्या कि कितनी संख्या है का बोध कराना संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, जैसे आपके हाथ, एक हाथ में आपके कितने फिंगर्स है, यानी 5 उंगलियां हैं, तो आप इसको कैसे जानेंगे कि ये 5 उंगलियां हैं? तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना? तो आपने काउंट कर लिया। अब आपको पता हो गया कि हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो यही चीज तो हुई कि कितनी संख्या है इसका बोध कराना। यानी मान लीजिए आपके घर में कितने रूम हैं, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 5 रूम्स, 6 रूम्स हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको काउंट करेंगे। तो आप क्या जानेंगे कि हाँ, हमारे घर में 6 रूम है, यानी हमने काउंट कर लिया। तो यही संख्या है। अब देखिए, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है इस पर डिस्कस करेंगे। तो संख्याओं को, यानी एक संख्या तो है नहीं, संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं। तो जो संख्या है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 पार्ट्स यानी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हो जाते हैं तो उसको समझ लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है, फर्स्ट नंबर पर हो जाता है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है? उसके बाद आपका हो जाता है काल्पनिक संख्याएं और आपका हो जाता है सम्मिश्रित संख्याएं, यानी संख्या ये 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, सेकंड नंबर पे आपका काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं और थर्ड नंबर पर आपका सम्मिश्रित संख्याएं हो जाती हैं। अब आप कहेंगे ये 3 प्रकार की जो संख्याएं, हमें सभी संख्याएं पढ़नी है क्या? तो हम आपको बताएंगे कि देखिए, ये जो 3 टाइप्स हैं आपके, जो ये संख्याएं हैं 3 टाइप्स हैं, तो इसमें आपको 3 टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर होनी चाहिए।
आपके सिलेबस में वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो जितना ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान जो है वो सीमित नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले किसको समझते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो हो जाती हैं, तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसमें आपका यहाँ पे समझ लेते हैं जो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, आपके माइंड में ये चीज चल रही होगी कि मैम परिमेय संख्या बता रही है, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकें। ये p/q, और आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यानी हम चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, आपको बताते हुए चलेंगे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, परिभाषाएं तो नहीं आती हैं, या क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अंदर से तो नहीं पूछे जाते, मगर कैसे पूछे जाते हैं वो उन सब चीजों पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। तो p/q फॉर्म में जो लिखा जाता है, यानी जो फॉर्म होती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं हर का मतलब क्या होता है, हर जो संख्या नीचे होती है और अंश यानी ऊपर संख्या होती है, इस रूप में। अब ये रूप और ये रूप क्या है, ये बराबर है ना, इसीलिए तो हमने बराबर का निशान लगाया। तो इस रूप में लिखा जाता है तो वो क्या होती हैं, तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और अगर अपरिमेय संख्याओं की बात की जाए तो अपरिमेय संख्या इसका अपोजिट हो जाता है, यानी जिसको नहीं इस रूप में लिखा जा सकता है ना। क्योंकि दो एक जैसी चीजें हो और अगर उसमें कंफ्यूजन हो रही हो तो आप इस तरह से याद करें, जैसे आप जो और सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप अंतर याद करते हैं, है ना। तो उसमें अगर एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है ना। तो इसी तरह ये जो आपकी परिमेय संख्या है तो उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या है उसे p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहां तक आपका हो गया। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। और एक चीज मैं बार बार कहती हूँ और अब फिर से मैं कहूंगी, कहीं पे अगर डाउट है तो उसे क्लियर जरूर करें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या करती हैं, तो ये वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या है, ये जो आपकी बनी हुई है ये सारणी, ये क्या चीज है। तो इसमें देखिए ये आपका 0 हो जाता है, और इधर की जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। यानी 0 के बाद 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या होता है, यानी डॉट 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 इन्फिनाइट तक चलती हैं, है ना। और उसी तरह से आपका -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह की ये बनाने को भी आ जाता है एग्जाम में ये चीज, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप सोचेंगे इसमें है ही क्या, आराम से बना लेंगे, तो बिल्कुल आप लोग आराम से बना लेंगे, बस चीजों को समझ लें और बन जाएगी इजिली, है ना। उसके बाद 0 के इस साइड में क्या होता है, ये हो जाती हैं आपकी, क्या हो जाती हैं, तो धनात्मक हो जाती हैं, धनात्मक यानी कि प्लस, है ना। और यहाँ पे प्लस ये तो छिपा हुआ होता है, आप प्लस लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि आपको ये पढ़ना प्लस के ही है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 डॉट 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 इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, क्योंकि संख्याएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं। जब भी आप संख्या में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आप लिखें, जैसे मान लें अभी यहाँ पे बड़ी नहीं बहुत छोटी संख्या लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए 220 हमने लिखा, आपने इसमें +1 कर दिया तो कितना हो गया, 221 हो गया। अब देखिए, अब आप सोचो ये संख्या लास्ट, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ये संख्या तो बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अगर इस तरह से कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से बढ़ती चली जाती है संख्या। और जब भी आप एक संख्या उसमें मिला देंगे वो उससे बड़ी संख्या बन जाएगी, फिर आप एक संख्या मिला देंगे वो उससे बड़ी संख्या बन जाएगी। यानी कभी भी संख्याएं, आप ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताएं या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताएं, तो आप नहीं बता पाएंगे। यानी उसका आंसर क्या होगा,
इनफिनाइट, अगर आपके ऑप्शन में इनफिनाइट दिया हो तो आप इनफिनाइट पे टिक करेंगे, और अगर उसमें बड़ी से बड़ी संख्या दिए हो और एक ऑप्शन में आपका लिखा हो इसमें से कोई नहीं, तो आप कोई नहीं पे टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, जब भी आप एक जोड़ देंगे उसमें वो उससे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो और इनफिनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत होता है, और इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये चलिए सब डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज पहली क्लास है तो इसमें पहले ये समझ लेते हैं कि ये संख्याएं होती क्या हैं और किस तरह से इसको समझना है, कितने भाग हैं, यानी संख्याओं का परिवार क्या है। और इनको जैसे कहते नहीं कि हमारे पहले दादा हैं, फिर दादा के बाद फिर हमारे पापा का परिवार, फिर पापा का मतलब उनके भाई लोग, उनका परिवार, फिर उस तरह से फिर हम लोगों का परिवार, तो ऐसे बढ़ती चली आ रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वाला मसला जो होता है ना, तो इस तरह से चीज़ों को आपको समझना है। और जब आप जैसे आपके जो आपके जीवन में चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग, कहते नहीं है कि बच्चों को हमें कैसे सिखाना चाहिए, तो मातृभाषा में सिखाना चाहिए, प्लस जो उसके आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उसका उदाहरण देकर, तो बच्चे आसानी से सीखते हैं। हालांकि आप लोग तो बच्चे नहीं, आप लोग तो टीचर्स होने वाले हो, है ना, जो भावी जीवन में आप टीचर्स होने वाले हो, लेकिन जो भी चीज़ें आप भी बच्चों को समझाएं तो इसी तरह उनका जो उनकी जिंदगी में जो चीज़ें चल रही, उनके आसपास जो भी परिवेश है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप शिक्षा देंगे तो बच्चों को समझ में आता है। तो हम भी आपको उसी तरह से शिक्षा देंगे, हम भी आपको उसी तरह से मैथ या और भी सब्जेक्ट सिखाएंगे, जिससे आपकी जो जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को लेकर, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से फिर डॉट 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 और इन्फिनाइट तक, यानी ये धनात्मक संख्या होती है और ये ऋणात्मक संख्या। और धनात्मक संख्याओं का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास मान लीजिए 1 रुपया है, क्योंकि एक ही से तो स्टार्ट होता है वो, उसके बाद उसमें आपने 1 प्लस कर दिया तो 2 बन गए, 2 में 1 प्लस कर दिया तो 3 बन गए, मतलब आप बढ़ रहे हैं, आपका जो कद है वो बढ़ रहा है। लेकिन जब आप किसी से उधार लेते हैं तो यहाँ पे चीज समझने वाली है, और चीजों को यहाँ पे समझिए, क्योंकि आप अगर 1 में 1 जोड़ देंगे यानी आपका कद बढ़ रहा है, तो पहले सबसे छोटी संख्या, आपकी प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 होती है, ये चीज याद रखिएगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, वो इनफिनाइट होती है। और इसी तरह से माइनस में आप आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपकी 1 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, लेकिन -1 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है। अब आप सोचेंगे मैम ऐसा क्यों आप बता रहे हो, क्योंकि एक संख्या तो छोटी होती है उसके बाद ही संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो गए, आप सोच रहे होंगे। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने किसी से उधार लिया, 1 रुपया उधार लिया, यानी आप उससे थोड़ा सा, मतलब थोड़े से दबे, यानी जब किसी से कर्ज लिया जाता है तो क्या होता है, हमें दबना ही होता है ना। 2 रुपए लिए तो आप और लॉस में चले गए, 3 रुपए लिए तो आप और लॉस में चले गए, यानी घाटे में चले गए, 4 लिए तो और घाटे में चले गए, जितना ज्यादा लेंगे उतना घाटे में जाएंगे। लेकिन जब आपने 1 रुपया लिया था तब आप कम घाटे में गए थे, कम एहसान हुआ था, यानी यहाँ पे इस तरह से समझें। तो ये आपकी माइनस में अगर बात की जाए तो यानी इधर की बात की जाए यानी ऋणात्मक में, तो -1 सबसे बड़ा होता है, और धनात्मक में बात की जाए तो 1 जो है सबसे छोटी संख्या होती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो याद रखिएगा, और कहीं पे डाउट है तो उसे क्लियर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपकी और कौन कौन सी संख्याएं हैं। जैसा अभी हमने बात करी कि आपकी 3 तरह की संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। तो आपकी जो काल्पनिक संख्या है वो कौन सी होती हैं? तो ऋणात्मक, यानी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि संख्याएं हैं और इनके ये भाग हैं यानी पार्ट है, तो जानना तो जरूरी है ना। तो काल्पनिक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालें, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, यानी क्या है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कौन होती है? जो ये -1, -2, -3, यही तो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यहाँ पे जैसे समझ लें आप एग्जाम्पल के लिए, जैसे √-1
रूट माइनस 1 बराबर कितना होता है, तो आई होता है। और आपका कितना हो जाता है, रूट माइनस 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो आप बराबर आपका -1 इंटू 3 ये हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको समझ लें। और उसके बाद आपकी हो जाती है सम्मिश्र संख्याएं। ये क्या होती है, तो सम्मिश्र संख्या यानी वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याएं, यानी जो आपकी ये वास्तविक संख्याएं हैं और काल्पनिक संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है, योग से जो बनी संख्याएं होती हैं वो सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3+2i, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपकी सम्मिश्र संख्याएं हो जाती हैं। और जैसा कि ये सम्मिश्रण नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिश्रण है ना। और मिश्रण किसका है, तो ये वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण हो जाता है। हालांकि मैं बार बार कह रही हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चीजों को जानना चाहिए। अब यहाँ पे वास्तविक संख्याओं को समझ लेते हैं। वास्तविक संख्याओं का भाई कितना परिवार है, तो इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो इनको समझेंगे। वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में, इस तरह से आप कह सकते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है। मतलब इनके नाम बताएं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो अभी थोड़ा सा तो डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आप के माइंड में चीज आ गई होगी। मैम ने अभी तो बताया था, तो हम आराम से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे आप। तो वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका परिमेय संख्या हो जाता है और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या है। संख्या अगर कहेंगे तो ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि संख्या एक नहीं है, बहुत सारी संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं अब किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिसे अंश बटे हर, क्योंकि हर किसको कहते हैं, जो नीचे की संख्या होती है वो हर होती है, ऊपर की संख्या आपकी जो होती है वो अंश होती है। और इस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के आपको सॉल्व करने रहेंगे। अंश और हर ये सब चीजें, तो ये चीजें जो अभी लग रही हैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और ये सब चीजें आप इनको याद रखिए, ठीक है ना। तो अंश यानी आपका अंश बटे हर हो जाता है, यानी आपका P/Q फॉर्म हो जाती है ना। तो रूप में लिख सकते हैं आप, परिभाषा इस तरह से अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसे अंश बटे हर यानी P/Q रूप में लिख सकते हैं, जहां Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि आप इस तरह से ये जो 0 है और यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता। यानी 0 आपका कहाँ पे नहीं हो सकता, तो क्यों यहाँ पे नहीं हो जाता है। और जब ये ऐसा होता है तो आपको क्या, ये अपरिभाषित है। और संख्या नीचे यानी हर में है और 0 ऊपर है, तो ये आपका हो जाता है। और इसका जो आंसर निकल कर आता है वो 0 निकल कर आता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्म में कि P/Q, जहां क्या है, जहां आपका Q नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 1/2, देखिए P/Q फॉर्म में हो गया, हर और अंश फॉर्म में हो गया ना, आपने इसको लिख दिया। अब जैसे आपका 3/5, इसको भी आपने लिख दिया, लेकिन क्या -1 को आप लिख पाएंगे। और यहाँ पे आपका अगर 2 को मान ले, तो 2 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/1 इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो यानी आपका ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो जाती हैं। ये सभी संख्याएं क्या है, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, तो परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे मैम बार बार रिपीट कर रही हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट है। जितनी बार आप रिविजन करेंगे, जितनी बार चीजों को समझेंगे, जितने बारीकी से समझेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इसमें अच्छे नंबर गेन करने हैं, ऐसा नहीं है। और हाँ, एक चीज और बताती चलती हूँ कि रिविजन बहुत जरूरी है। आज आपने ये क्लास अटेंड करिए, इसके नोट्स बनाए, रजिस्टर लेके बैठे और इसके ये पहले चीजों को समझें,
ठीक है। फिर उसका नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन करें। जो चीज़ याद करने वाली है, अब आप कहेंगे याद करने के लिए मैम कह रही है, तो बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बिना याद किए हुए आप नहीं उसको सीख पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें याद करनी ही पड़ती हैं। वो बच्चों के लिए है कि याद करने की जो पद्धति है उस पे बिल्कुल ही हमको नहीं ध्यान देना चाहिए, बच्चों को याद नहीं करवाना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, ये सब नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे परिमेय संख्या हो गई। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या है, तो वही चीज कि परिमेय का उल्टा यानी p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है परिमेय, और अपरिमेय में नहीं लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय संख्याओं को और क्या कहते हैं, तो करणीय संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो करणीय संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा करणीय संख्याएं। अब वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, देखिए बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया, वो होती हैं तो ये नहीं होती हैं, तो क्या कहलाती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं आपका। और इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता। ये हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, यानी चीजों को आप उस तरह से समझें जो चीजें आपको समझ में आ जाएं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका हो जाता है यहाँ पे आप यहाँ पे अपरिमेय संख्या की ऐसी संख्या जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता है। अब यहाँ पे आप समझे क्या, जैसे आपने 4 का वर्गमूल निकाला, तो 4 का तो निकल आएगा। क्यों निकल आएगा, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, इसको पहले तोड़ना होता है, यानी गुणनखंड करने होते हैं। तो यहाँ पे हालांकि ये आप सब कर लेते होंगे, लेकिन हम तो बता रहे हैं तो भाई हम स्टार्टिंग से ही बताएंगे। तो जैसे 4 है आपका, आपने इसके गुणनखंड किए, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब इसमें क्या रूल्स होते हैं, ये जो रूल होता है यानी इसका जो नियम होता है, वो इसमें क्या करना होता है कि इसके जब गुणनखंड किए तो इसको 2 × 2 और इज इक्वल टू इसमें से जो जोड़ा बन जाता है, जोड़े का एक निकाल लिया जाता है, एक जोड़े पूरे जोड़े में से एक सदस्य को निकाल लिया जाता है। तो यानी 4 का ये क्या हो गया, तो 2 निकल कर आ गया, यानी 4 का तो होता है वर्गमूल, इसका ठीक ठाक निकल आया। लेकिन जब आप और संख्याओं का निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आप 2 का निकालें, अब आप देखिए 7 का निकालें, तो अगर क्या पूरा पूरा निकल आता है, 7 का निकालें या 3 का निकालें या आप 11 का निकालें, ठीक है ना। और जो आपकी पाई हो जाती है, पाई का मान 22/7 तो जरूर होता है, लेकिन ये वास्तविक नहीं होता है, तो इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या में आती है। पाई जो है आपकी वो अपरिमेय संख्या में आती है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि वो चीजें तो हम बताते हुए चल ही रहे हैं और आगे भी बताते हुए चलेंगे। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और पाई कैसी है, तो अपरिमेय संख्या है, और इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये आपका जो है ये तो है 22/7, तो यानी p/q फॉर्म में लिखा है, यानी कि ये हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इस तरह से आता है तो आप कर दें, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं है, पाई इसको माना गया है, ठीक है, ये उसका वास्तविक मान नहीं है। और जब वास्तविक मान नहीं है, तो जब आप पाई आपके सामने आ जाए इस तरह से, ये कैसी संख्या है, तो आप अपरिमेय पर टिक करेंगे, या आपका अति लघु में आ गया तो आप पाई को अपरिमेय से दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये तो आपकी हो गई, ठीक है ना। अब देखिए फिर से वही कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही है। जैसे एक चीज को समझे कि उनके बच्चे इतने हैं, फिर उनके बच्चे इतने हैं, फिर उनके इस तरह से, ऐसे तो है, तो यही कहानी चली आ रही है। तो अब यहाँ पे आपका हो गया, अब ये वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब जो परिमेय संख्याएं हैं, यानी जो आपकी ये संख्याएं हैं, तो इसके कितने भाग हैं, यानी कितने पार्ट में ये विभाजित है या डिवाइड है। तो जो ये परिमेय संख्या है यानी परिमेय संख्याएं हैं, तो ये 2 भागों में डिवाइड हैं, यानी बटी हुई हैं। कौन कौन सी, तो एक आपका हो जाता है पूर्णांक संख्या और एक हो जाती है आपकी दशमलव संख्याएं। यानी पूर्णांक संख्या और दशमलव तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे दशमलव का यूज होता है ना, तो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं, तो पूर्णांक संख्याएं समझ लेते हैं।
पूर्णांक संख्याएं, जैसे आपका हो जाता है यहाँ पे पूर्णांक संख्या, ये हमारा हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनाइट यानी अनंत होता है ना, इसको आप इन्फिनाइट कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं। माइनस इन्फिनाइट से आपका प्लस इन्फिनाइट के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। क्या कहलाती है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं, तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और इसको समझ लेते हैं पूर्णांक संख्याओं को। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका 0 है, 1 और आपका 1 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से बना लेते हैं, 2 और यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्लस इन्फिनाइट हो जाता है। और यहाँ पे आपका हो जाता है कि माइनस का 1 है ना, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे आपका -3 और यहाँ पे आपका -4, ठीक है ना। और इन्फिनाइट, यहाँ पे आपका इन्फिनाइट, आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे समझे ये कौन सी संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्याएं हैं। और अभी हमने आपको क्या बताया, क्या है ये पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं तो संख्याएं। क्या बताया कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में देखिए ये प्लस की हो जाती है, माइनस की हो जाती हैं। तो यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, जो ये संख्या आपकी हो जाती है इनको क्या कहते हैं, तो इनको ऋणात्मक, ये क्या कहलाती हैं, तो ऋणात्मक, ऋण मतलब उधार लिया जाता है ना, तो इस तरह से आप याद कर ले, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं ये हो जाती हैं। और ये क्या हो जाती है, ये आपकी धनात्मक, यानी आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, धनात्मक, तो ये कौन सी हो जाती है, तो धनात्मक संख्याएं हो जाती। और 0 जो आपका हो जाता है ये उदासीन संख्याएं, उदासीन संख्याएं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हो जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है दशमलव संख्याएं, क्योंकि इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो पहला भाग हमने देख लिया, यानी फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, सेकंड पार्ट हमको देखना है। तो दशमलव संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दशमलव में पाई जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, तो दशमलव संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका पूर्णांक संख्याएं हैं, अब यहाँ पे देखिए फिर से इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी देखिए आपने परिमेय और अपरिमेय देखा, फिर परिमेय को कितने भागों में डिवाइड किया गया उसको देखा। तो परिमेय संख्याओं को पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्याओं में डिवाइड किया गया। अब जो आपकी पूर्णांक संख्या है इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इनको हम लोग समझते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लिखिएगा जरूर, ये पॉइंट्स जो हम बोलते चल रहे हैं इनको आप लोग जरूर से जरूर लिखिए, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है कि पूर्णांक संख्याओं को भी, यानी पूर्णांक संख्याओं के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अब हमें ये पढ़ना है। तो पूर्णांक संख्याओं को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो ये आपके हो जाते हैं प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्या संख्याएं भी अलग अलग तरह की होती हैं, तो जी हाँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन फर्क तो होता है। अभी जब आप समझेंगे तो आप बड़े इजीली वे में समझाएंगे और आप बहुत ही इजीली वे में समझ भी जाएंगे। यानी देखिए प्राकृतिक संख्याएं, जितनी धनात्मक संख्याएं
हो, वो सभी क्या है, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि धनात्मक और ऋणात्मक, ऋण मतलब उधार लेना, कहते नहीं ये हमारे ऋणी हैं या इन्होंने यहाँ से कर्ज ले रखा है, तो वो ऋण से आप याद रखें ऋणात्मक, और धनात्मक यानी इनके पास इतना धन है, धनात्मक मतलब आप जोड़ते चले गए, तो वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो जो पूर्णांक संख्याओं में यानी पूर्णांक संख्याओं में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं कि जितनी धनात्मक संख्याएं हो वो सभी क्या कहलाती हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? क्वेश्चंस इस तरह से बनते कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, यानी 1 से स्टार्ट होती हैं कि 0 से स्टार्ट होती हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपका 0 से स्टार्ट होती हैं या 1 से स्टार्ट होती हैं। अब आप कंफ्यूज कि 0 तो भाई इंपॉर्टेंट है, अगर 9 में 0 ना लगे तो 90 ना बने, 1 में 0 ना लगे तो 10 ना बने। तो अगर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और 0 मान ले, लेकिन जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन कर लें कि क्या जो है प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या होती है, अगर होती है तो आप बताएं। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप ये बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप उसमें 1 प्लस कर देंगे वो संख्या उस संख्या से बड़ी संख्या हो जाएगी, और जब बड़ी संख्या हो जाएगी तो उसमें भी आप 1 प्लस कर देंगे वो उससे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी इनफिनाइट। आप आंसर में हमें क्या देंगे? इनफिनाइट। और अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या, क्या कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आप आंसर में लिखेंगे मैम 1। ठीक है ना, 0 नहीं लिखेंगे। यही आपकी क्या हो जाती हैं? ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। तो ठीक है ना, तो इस तरह से आपका हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो यहाँ पे समझ लेते हैं, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट आप जरूर देखिएगा कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या शामिल नहीं होती है। पूर्ण संख्या यानी जो 0 होता है वो शामिल नहीं होता है, इसीलिए तो वो प्राकृतिक है, और 0 लग गया तो वो पूर्ण संख्याएं हो गई। तो जब आपने क्या किया, जो पूर्ण संख्याएं हैं यानी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं को मिलाया जाता है। जैसे जैसे आपका 0 है, ये कैसी संख्या है? ये आपकी पूर्ण संख्या है, और आपने प्राकृतिक संख्याओं को मिला दिया, है ना। जब आपने मिला दिया तो ये कौन सी संख्या बन गई? तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं बन गई। लेकिन हम आपसे कहें प्राकृतिक संख्या लिखें, तो प्राकृतिक संख्या आप यहां से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप प्राकृतिक संख्या यहां से स्टार्ट करेंगे तो यानी इसमें 0 नहीं लगा। तो इस तरह से भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। हालांकि डिफिनेशन नहीं आती है लिखने के, आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, 0 कैसी संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या होती है या क्या पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या होती है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यानी 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं रह गया? ठीक है ना, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। और फ्रेंड्स देखिए, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी वीडियो को ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है
और हम बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हालांकि अगर आप नहीं भी लाइक करेंगे तब भी हम आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और आपको हम ये तो नहीं कह रहे कि 25 में से 25 नंबर, लेकिन हाँ 23-24 की तैयारी तो हम बिल्कुल ही करा देंगे। लेकिन क्योंकि 25 में से 25 कहना ये गलत हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जो चीजें आ रही होती हैं वही गलत हो जाती हैं, और जो चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली होती है वो सही हो जाती है, क्योंकि उसमें हमें और कॉन्फिडेंस हो जाता है। कभी कभी चीजें और कॉन्फिडेंस के वजह से भी गलत हो जाती हैं। तो 25 में से 25 नहीं कहेंगे। हालांकि हम ये नहीं आपसे कह रहे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएगा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कंडीशन ऐसी बन जाती है कि कभी कभी माइंड वर्क नहीं करता, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है, 1 घंटा भी 1 ही घंटा मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम, तो हो सकता है कहीं पे चूक हो जाए। वो भी क्योंकि अपने आप को क्या करना चाहिए, पॉजिटिव वे में तो रखना चाहिए, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट्स हैं उनको भी साथ में लेकर चलना चाहिए। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे वो चीज नहीं, लेकिन नेगेटिव पार्ट को अपने कहते नहीं कि थोड़ा सा उसको समझ के चलना चाहिए कि हो सकता है कभी ऐसा भी हो जाए। और बाकी तमन्ना यही रखनी चाहिए, ख्वाहिश यही रखनी चाहिए कि हमसे गलत ना हो और हमसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर खैर चीज़ें ये हो गई। यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं कि अब देखिए, अब जो प्राकृतिक आपकी संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं। तो इसमें अब प्राकृतिक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया, हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, प्राकृतिक जो आपकी संख्याएं हो जाती हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आपकी हो जाती है सम संख्याएं। अब सम संख्याएं किसे कहते हैं तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, इस पे भी डिस्कस कर लेंगे, पहले हम देख लेते हैं। तो सम संख्याएं फर्स्ट नंबर पे आपकी हो जाती हैं, सेकंड नंबर पर आपकी विषम संख्याएं हो जाती हैं, थर्ड नंबर पर आपकी भाज्य संख्याएं हो जाती हैं, और फोर्थ नंबर पर आपकी क्या हो जाती हैं, तो अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। अब ये सम संख्याएं आखिर होती क्या हैं, हालांकि आपको पता होंगी, और फिर भी हम आपको बताते हैं कि ये सम संख्याएं होती क्या हैं। तो यहाँ पे समझ लें कि सम संख्याएं, ठीक है ना, सम संख्याएं, तो सम संख्याएं वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए। किससे पूर्णता विभाजित हो जाए, तो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए, यानी हो जाती है या हो जाए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, यानी रिपीट कर लेते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, तो वो संख्याएं जो 2 से पूरी पूर्णता मतलब पूरी विभाजित हो जाए, यानी कट जाए, तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 क्या है, 2 आप इसको याद रखिएगा, जो 2 संख्या है इसको आप अपने माइंड में थोड़ा सा रखिएगा कि अभी और भी कुछ बताएंगी मैम कि ये 2 कुछ और भी है, ठीक है ना। तो आपकी 2 संख्या हो जाती है, 4 हो जाती है, 6 हो जाती है, 8 हो जाती है, 10 हो जाती है, 12 हो जाती है, 14 हो जाती है, 16 हो जाती है, और भी आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। ये संख्याएं क्या हैं, तो ये आपकी हो जाती हैं सम संख्याएं। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, है ना। इसी तरह 2 नवा 18, 2 दसावन 20, इस तरह से आपकी ये संख्याएं हो जाती हैं। इनको क्या कहते हैं, तो ये सम संख्याएं कहलाती हैं। अब सेकेंड आपका हो जाता है विषम संख्याएं, ठीक है ना। क्या हो जाती हैं, तो विषम संख्याएं हो जाती हैं। अब विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो विषम संख्याएं किसे कहते हैं, तो भाई जो सम संख्याएं हैं उसका क्या है, उसका थोड़ा सा अपोजिट होगा, ऐसा कुछ लग रहा है नाम से, है ना। तो लग रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं। देखिए अभी सम में हमने क्या पढ़ा कि वो संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाती हैं, और यहाँ पे क्योंकि सम
तो विषम। तो यहाँ पे 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं? जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? तो विषम संख्या कहलाती हैं। यदि मान लीजिए यदि हम इनको भाग करेंगे तो क्या होगा? तो शेषफल कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका 15 है तो इसको आप भाग करें 2 से, कर लें भाई। तो आपका 2 सती 14 है ना, 2 सती 14 और कितना बचा? 5 में से 4 गया, बचा 1, यानी शेषफल आपका 1 बच गया। तो जब आपका शेषफल 1 बच गया तो यानी ये कैसी संख्या हो गई? तो ये विषम संख्या हो गई। अब इसी तरह आप मान लें 9 संख्या ले ले, क्या ये 2 से कट जाएगी? पूरी कट जाएगी। तो आपकी 9 संख्या, तो इसमें 2 से विभाजित करते हैं इसको, तो 2 चक्कू 8 है ना। तो आपका इसमें कितनी संख्या बच गई? तो 1 बच गई। 1 क्या बच गया? तो आपका शेषफल बच गया, है ना, शेषफल बच गया। और यही चीज तो यहाँ पे कही गई है कि कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? तो वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो एग्जाम्पल तो अभी हमने दिया, लेकिन और भी एग्जाम्पल दे लेते हैं। जैसे 1 आपका हो जाता है, 3 आपका हो जाता है, 5 आपका हो जाता है, 7 हो जाता है, और भी बहुत सारी संख्याएं हो जाती हैं। आप उनको निकाल के देख ले, इस तरह से आप डिवाइड कर लें, और डिवाइड करने पे अगर कुछ शेषफल बचता है तो यानी वो विषम संख्याएं हैं। क्योंकि मैथ का मतलब देखिए एक ही फंडा है कि अगर कोई भी नंबर्स आपको मिलते हैं आप उस पर वर्क करें, सिर्फ तुक्के ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है ये भी हो सकता हो, क्या सकता है, पहले आप उस पे कहते नहीं रिसर्च करें, उसको देखें, उसके बारे में जानें, क्योंकि आपने जो चीजें पढ़ी हैं कि उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे हमने कहा कोई भी हमने आपको संख्या दे दी और आपसे कहा कि इसमें छांटिए, देखिए विषम संख्या कौन सी है, तो आपको हमने 2 से 4 5 संख्याएं दे दी। अब आप उसको क्या किए? आप रजिस्टर लेके बैठे, पेन लेके बैठे और आपने उसको काटना पीटना शुरू कर दिया। और जब काटना पीटना शुरू कर दिया तो जिसमें शेषफल नहीं बचा वो कौन सी संख्या हो गई? वो आपकी सम संख्या हो गई। और जिसमें शेषफल अगर 1 भी बच रहा है तो वो कौन सी संख्या हो गई? तो वो आपकी विषम संख्या हो गई। तो आपने हमें बता दिया कि मैम देखिए ये विषम संख्या है और ये इसमें एक भी नहीं बच रहा शेषफल, पूरा कट रहा है 2 से, यानी ये आपकी सम संख्या है। तो मैथ का मतलब क्या हुआ? मैथ का मतलब हुआ कि आप वर्क करो, उस पे थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है ना, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। और यह नहीं कि हम आपसे ये कहें आप एक ये वीडियो देख लें और आप क्या का जो कहते नहीं कि आप का बेड़ा पार हो गया, आपकी नैया पार हो गई, तो ये बिल्कुल भी हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये सत्य नहीं है, यानी ये सच नहीं है। आपकी नैया पार नहीं हो सकती जब तक आप ये वीडियो देखा है, फिर से ना समझ में आए, फिर से देखें। और मैं तो ये कह रही हूँ कि आप एक वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, चीजों को याद करें, रिवीजन करें। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, वही फायदेमंद साबित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक खैर हो गया और चीजें भी समझ में आ रही होंगी आपकी। तो विषम संख्याओं तक हो गया। अब आपका रह गया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। ये संख्याएं रह गई। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसमें आपका हो जाता है ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। यानी जब आप गुणनखंड करते हैं तो 2 से अधिक होते हैं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब ऐसी भाई कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक, यानी 2 से, अब देखिए 2 आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, बहुत ही भाई ये खास नंबर है आपका, ठीक है ना। तो अभाज्य क्या हो जाता है कि 2 से अधिक, 2 से अधिक, यही तो कह रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देख लेते हैं, जैसे आपका नंबर ले लिया 4, ये 4 आपका हो गया, यानी 4 है ना। तो आप देखिए 4 जो आपका नंबर है, तो ये जिसमें 1 होता है तो उससे तो सारी संख्याएं कट जाती हैं। और स्वयं से मतलब खुद से,
तो सारी संख्याएं कट जाती हैं। तो सबसे पहले 1 हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किसी और भी संख्या से ये कटेगा क्या। तो 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, तो यानी यहाँ पे ये आपका कट गया। और ये स्वयं से भी कटेगा। स्वयं का मतलब क्या होता है, तो स्वयं का मतलब होता है खुद से। क्या होता है, खुद से, अपने आप से। तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, तो कट गया। अब इसके देखिए काउंट करें, 1 2 3, 1 2 3 ये हो गया। और जो आपकी परिभाषा है उसमें कह क्या रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। तो 2 और से अधिक, 2 से अधिक 3, यानी ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। उसी तरह से आप और एग्जाम्पल देख लें, जैसे आपका 6 नंबर हो गया, तो 6 में 1 से तो ये आपका हो ही जाएगा, 1 से हो गया। अब 2 2 3 जा 2 1 जा 2 2 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी 3 तियां 2 तियां 6, 2 तियां 6 है ना। तो यहाँ पे आपका 2 से ये कट गया ना। उसके बाद 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 3 दूना 6 है ना। तो 3 दूना 6, तो 3 से भी कट गया। अब देखिए 1 2 3, यानी ये संख्या क्या हो गई, ये तो भाई भाज्य संख्या हो गई, लेकिन अभी और भी किसी से कट सकता है। किससे, स्वयं से, यानी खुद से। तो स्वयं से यानी 6 से, यानी ये भी आपकी भाज्य संख्याएं हो गई। फिर उसके बाद और भी 1 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे आपका ये 8 हो गया, तो 8 8 1 जा 8, तो 1 से तो ये आपका जाएगा, क्योंकि अभी भी बताया कि 1 से तो सभी संख्या कटती हैं। अब 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी 2 चक्कू 8 है ना। तो आपका किससे कट गया, तो आपका 2 से ये कट गया। फिर उसके बाद 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी 4 से भी ये कटेगा। फिर उसके बाद ये स्वयं से, खुद से, यानी 8, तो यानी 1 2 3 4 1 2 3, यानी 2 से ज्यादा, यानी 2 से अधिक। तो 2 से अधिक तो इसमें भी है, 2 से अधिक तो इसमें भी है, यानी ये भाज्य संख्याएं हैं। और एक चीज और, इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सी संख्या है, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये खुद से यानी 1 से तो ये जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा ना, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी ये 3 से जाएगा। उसके बाद आपका ये स्वयं से, खुद से, यानी अपने ही नंबर से ये जाएगा, यानी 3 हो गए। यानी कि हमको यहाँ पे शर्त ये थी कि 2 से अधिक 3, 2 से अधिक 3, यानी ये भी आपका भाज्य नंबर है। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपका 1 नंबर बचा अभाज्य संख्याएं। ये आपका जो 1 पॉइंट है, नंबर नहीं 1 पॉइंट है आपका, ये बचा है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए नाम ही से सब चीजें पता चल रही है। सम संख्या है तो उसका अपोजिट विषम संख्या है, यानी सम की भाई 2 से पूरी कट जाए, विषम में भाई कोई शेषफल बच जाए, 2 से पूरी ना कटे। फिर उसके बाद भाज्य संख्याएं यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, है ना। तो 2 ही गुणनखंड हो। देखिए सब चीजें नाम से ही पता चल रही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो क्या है, एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या है, देखिए 2 हमने कहा था कुछ कि ये जो 2 नंबर है, ये यहाँ पे ये 2 आपका हो जाता है। इसमें कुछ खास बात है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो जो 2 ये संख्या आपकी है, ये 2 सम अभाज्य संख्या, यानी सम तो है ही है और प्लस अभाज्य भी है। क्यों अभाज्य है, इस पर भी अभी डिस्कस करेंगे, और इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है तो इसको भी जान लेते हैं। कि जब आप देखोगे कि भाई आपके क्वेश्चन में आ गया कि ये जो 2 है ये कैसी संख्या है, तो समभाज्य है या भाज्य है या भाज्य है, ऐसा चलो आएगा तो आपको हमने बताया, तो आप इस पर टिक करोगे। और कंफ्यूजन कहाँ पे बनती है, कंफ्यूजन जहां पे 2 4 6 और 8 लिखा हो, तो आप कहोगे ये तो सम संख्या, और उसमें पूछ रहे हैं कि आपका अभाज्य संख्या कौन सी। अब आप कहोगे इसमें तो सारी सम संख्या है, अभाज्य तो इसमें कुछ है भी नहीं, लेकिन है तो जो आपका 2 नंबर है, ये आपकी 2 संख्या है, ये है तो आपकी, क्योंकि ये सम भी और प्लस अभाज्य भी संख्या है,
ये गिफ्टेड, कहते नहीं कि एक गिफ्टेड संख्या है, यानी इसको समझें आप। तो ये आपका हो जाता है भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, स्वयं या एक, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं। किससे कटती हैं? तो एक से सभी संख्याएं कटती है और स्वयं से सभी संख्याएं कट जाती हैं, यानी ये कैसी संख्या है? तो ये अभाज्य संख्या है। तो समझ लेते हैं, जैसे ये आपकी 2 हो जाती है, तो 2 जो यह संख्या है ये किससे कटेगी? या तो एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी, बस 2 ही है ना, 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये 3 है, ये 3 किससे कटेगा? तो या तो 1 से कटेगा या स्वयं खुद से कटेगा। तो स्वयं से कटेगा, स्वयं का मतलब ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं जिसमें आपका रिवीजन होता चले। तो यहाँ पे स्वयं का मतलब क्या है? ये 3, ये खुद से कटे। अब ये 5 क्या है? तो ये 5 जो नंबर आपका हो जाता है ये क्या है? तो ये आपका देखिए 1 से ये जाए या अपने स्वयं से, खुद से, अपने ही नंबर से जाए। तो यानी 1 2 1 2 1 2, यानी सभी के देखिए 2 गुणनखंड हो रहे हैं, यानी ये कैसी है? ये अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या चीज़ें देखी। देखिए आज हमारा चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। इसमें किसके बारे में डिस्कस किया? तो आपकी जो संख्या हो जाती है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद अब हम संख्या को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी जानेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो संख्या आपका हो जाता है उसमें वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं जानी, और इसमें यह भी जाना कि आपका जो सिलेबस है उसमें वास्तविक संख्याएं आती हैं, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद वास्तविक संख्याओं को जाना, वास्तविक संख्याएं होती क्या है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p/q फॉर्म में लिखा जाता है, यानी अंश बटे हर में लिखा जाता है, क्योंकि अंश आपका ये हो जाता है और हर आपका ये हो जाता है, ये इसके बराबर है ना। तो इस तरह से आपका लिखा जाता है। तो ये परिमेय संख्या हो जाती हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होती है? उसका अपोजिट होता है, क्योंकि जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने जाना। फिर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय संख्याओं को जाना। परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या, यानी दशमलव जहाँ पे जैसे आपने 5 6 पॉइंट और ये 56 इधर तो ये पढ़े जाते हैं, और उसके बाद जैसे आपका 6 2 8। तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, हालांकि इस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन फिर भी अभी आ गया ये, तो हम इस पर भी डिस्कस कर लें जब इसको पढ़ा जाता है। तो जैसे आपने पढ़ा 56 यानी 56 आपने पढ़ा, लेकिन अब आप इसको दशमलव के बाद में 628 नहीं पढ़ सकते, इसको आप अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे आपका 6 2 8 या 6 2 8, आप इस तरह से पढ़ेंगे, आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि 628। ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी हो जाती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी हैं? तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो एक यानी जो आपकी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यही तो बात है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है, इसके बारे में जाना। और ये भी जाना कि प्राकृतिक संख्या जो सबसे बड़ी संख्या कोई होती है तो नहीं, और इन्फिनाइट होती है। और पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताएं तो इसमें भी आपका इन्फिनाइट ही होता है। तो ये चीज आपकी हो गई। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार जाने, इसमें सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में जाना। तो सम संख्या कौन सी संख्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और शेषफल कुछ भी नहीं बचता है ना। तो ये सम संख्याएं हो जाती हैं। और विषम संख्या क्या हो जाती है? जो वे संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, यानी पूरी नहीं कटती हैं और उसमें कुछ शेषफल रह जाता है, भले आपका 1 रह जाए, तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वो विषम संख्याएं होती हैं। और उसके बाद भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो भाज्य संख्याएं आपकी हो जाती हैं ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, यानी 2 से ज्यादा हो जाएं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिनके जो गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 ही
रहें। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से यहाँ तक आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।